हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग लेसन में जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे स्पोकन इंग्लिश की कुछ ऐसे सेंटेंसेस के थ्रू जो हमारे डेली यूज में आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कोई पर्सन दूसरे पर्सन से कह रहा है, आज मेरे भाई का 12th ग्रेड का रिजल्ट आया। इसको वो इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकता है? टुडे माय ब्रदर्स 12th ग्रेड रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड। वो ये भी कह सकता है 12th ग्रेड रिजल्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड, या वो ये भी कह सकता है रिजल्ट्स आर आउट। जो भी हमने अभी बोला उन सभी का मीनिंग यही है कि 12th का रिजल्ट आ गया है। ये मीनिंग कन्वे हो रहा है इजीली, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। डिक्लेयर्ड, अनाउंस्ड, केम आउट या आर आउट, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पर्सन कहता है, खाली हाथ क्यों आई हो, मिठाई कहाँ है? कह सकते हैं इंग्लिश में, वाई हैव यू कम एम्प्टी हैंडेड, वेयर आर द स्वीट्स। देखिए दोनों क्वेश्चन थे, इसीलिए क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू किया। वाई हैव यू कम एम्प्टी हैंडेड मतलब, एम्प्टी हैंडेड का मतलब है खाली हाथ, और वेयर आर द स्वीट्स तो बहुत ही इजी सेंटेंस है कि स्वीट्स कहाँ है। इसके प्लेस पे हम कह सकते हैं, वाई डिड यू कम विदाउट ब्रिंगिंग एनीथिंग, मतलब बिना कुछ लाए क्यों आई हो। वॉट हैपन टू द स्वीट्स, स्वीट्स का क्या हुआ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिंदी से इंग्लिश बोलते समय हमें एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं करना है। हमें कोशिश करनी है कि सोचना भी इंग्लिश में है, और नहीं तो हिंदी से जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करने की कोशिश नहीं करनी है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपसे क्या कहूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नाउ व्हाट शुड आई से टू यू, आई एम कंप्लीटली क्लूलेस। क्लूलेस का मतलब मुझे कोई क्लू नहीं है, मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा कि क्या बोलना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वॉट शुड आई से टू यू, इसके प्लेस पे हम ये भी कह सकते हैं, वॉट कैन आई से। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, सेम मीनिंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक तो वो परीक्षा में फेल हो गया। देखिए वो जो पर्सन है जो ये बता रहा है कि मैं क्या कहूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो अगला सेंटेंस इस तरीके से रखता है, एक तो वो परीक्षा में फेल हो गया, और ऊपर से उसने ये बात हम सब से छिपा कर रखी। इंग्लिश में वो कहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ही फेल्ड द एग्जाम, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही केप्ट इट हिडन फ्रॉम अस ऑल। एक तो वो परीक्षा में फेल हो गया, दो सेंटेंस है, तो पहला ये देखते हैं। एक तो हम जब बोलते हैं तो उसको बोला जा सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब सारी चीजों में से पहली चीज जो हम बता रहे हैं वो ये है, मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही फेल्ड द एग्जाम, एग्जाम में फेल हो गया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑन टॉप ऑफ दैट का मतलब क्या है, ये एक ईडियम है, इसका मतलब है हर चीज में सबसे ऊपर, मतलब सारे फैक्ट्स जो हमने बताए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हम बता रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही केप्ट इट हिडन फ्रॉम अस ऑल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने हमसे ये चीज छुपा कर रखी, हिडन मतलब छुपा कर रखी। अब वो पर्सन डिस्क्राइब कर रहा है फर्दर, हमें उसके एक दोस्त से पूरी घटना के बारे में पता चला। हम क्या कहेंगे, वी केम टू नो अबाउट द होल इंसिडेंट फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। वी केम टू नो का मतलब है हमें पता चला, हमें इसके बारे में जानकारी मिली। वी केम टू नो, अबाउट का मतलब के बारे में, द होल इंसिडेंट मतलब पूरी घटना। द होल इंसिडेंट के प्लेस पे आप लिख सकते हैं द एंटायर इंसिडेंट या द एंटायर इशू। कहां से पता चला, फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक जो भी उसके फ्रेंड्स हैं उसमें से एक दोस्त ने बताया। देखिए वन ऑफ हिज फ्रेंड्स का मतलब हम क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसे एक्सप्रेशन हम तब यूज करते हैं जब कोई ग्रुप है उसमें से एक के बारे में हमें बताना है। यहाँ फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें से एक फ्रेंड ने बताया, इसीलिए हमने लिखा वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। जैसे आप लिख सकते हैं वन ऑफ द इश्यूज, मतलब सारे इश्यूज में से एक। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा। पापा को जब पता चला तो वो बहुत आग बबूला हो गए। आग बबूला को हम क्या कह सकते हैं, आग बबूला का मतलब है बहुत गुस्सा हो जाना, वेरी एंग्री, फ्यूरियस, इस तरीके के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। When father came to know about this, he became furious. Furious यानी बहुत ही ज्यादा गुस्सा, very angry। इसके प्लेस पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो या जो भी आपके दिमाग में आया उस वक्त।
यहाँ पे भी हमने केम टू नो का यूज किया है, वी केम टू नो, फादर केम टू नो, मतलब फादर को पता चला। वो तो उसको थप्पड़ ही मारने वाले थे। ही वॉज अबाउट टू स्लैप हिम। देखिए जो अबाउट टू है ना, इसका मतलब है मारने ही वाले थे, करने ही वाले थे, बट किया नहीं एक्चुअली। वो इस प्रक्रिया को करना चाहते थे, करने वाले थे, बट किया नहीं। अबाउट टू स्लैप हिम, थप्पड़ मारने ही वाले थे। फिर माँ बीच में आई और उनको रुकने के लिए मनाया, वरना उसको बहुत मार पड़ती आज। तो देखिए फिर माँ बीच में आई, उसको क्या कहेंगे? देन माई मॉम इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है बीच में आना, इंटरवीन, बीच में आना। सो देन माई मॉम इंटरवीन एंड परसुएडेड हिम टू स्टॉप। परसुएड का मतलब क्या है? किसी चीज के लिए मनाना, राजी करना। तो माँ ने क्या किया? मनाया उनको, किसके लिए? रुकने के लिए, टू स्टॉप। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब क्या है? वरना। इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अदरवाइज ही वुड हैव बीटन बैडली टुडे। ही वुड हैव बीन बीटन मतलब उसको बहुत तेज मार पड़ती, बैडली भी हमने लिखा है, बहुत बुरी मार पड़ती आज। आगे है, बचपन से ही वो हमेशा शरारती रहा है। अब हमने कहा बचपन से ही, एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया, कहां से? बचपन से। तो पॉइंट ऑफ टाइम जब आता है तो हम क्या यूज करते हैं? सिंस लगाते हैं। इसके लिए भी डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, आप जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहे। देखिए कैसे लिखेंगे? सिंस चाइल्डहुड, पॉइंट ऑफ टाइम था इसीलिए सिंस लगा दिया। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही हैज ऑलवेज बिन मिस्चीवस। मिस्चीवस मतलब वेरी नॉटी, बहुत शरारत करने वाला। कभी कभी मिस्चीवस का मतलब ये भी हो जाता है कि मिसबिहेव करने वाला, शरारत भी उसका मतलब हो जाता है। सो नॉटी रहा है, शरारत करता रहता था, मिसबिहेव करता रहता था। ऑलवेज का मतलब हमेशा। नेक्स्ट देखिए, कभी स्कूल से शिकायतें आती थी और कभी पड़ोसियों से। लिख सकते हैं, समटाइम्स देयर वर कंप्लेंट्स फ्रॉम स्कूल एंड समटाइम्स फ्रॉम नेबर्स। समटाइम्स क्यों यूज किया? क्योंकि हमने बोला है कि कभी, तो समटाइम्स लिखा कि कभी कभी स्कूल से शिकायतें आती थी, इसीलिए हमने लिख दिया समटाइम्स देयर वर कंप्लेंट्स फ्रॉम स्कूल एंड समटाइम्स फ्रॉम नेबर्स। उसका ध्यान पढ़ाई के अलावा लगभग हर बात में लगा रहता था। पढ़ाई के अलावा, तो उसे क्या कहेंगे? देखिए, his attention was focused on almost everything except studies। मतलब वो किस पे फोकस करता था? लगभग हर चीज पे। उसके लिए हमने क्या बोला? ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ऑलमोस्ट एवरीथिंग यानी कंप्लीटली एवरीथिंग नहीं है, ऑलमोस्ट है, मतलब लगभग है। एक्सेप्ट स्टडीज, EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, के बजाय। पढ़ाई के अलावा हर चीज में उसका ध्यान रहता था। नेक्स्ट देखिए, माँ और पापा उसके भविष्य के बारे में बहुत चिंतित हैं। हम लिखेंगे मॉम एंड डैड, या माय पेरेंट्स भी लिख सकते हैं, आर वेरी वरीड अबाउट हिज फ्यूचर। इसके प्लेस पे हम ये भी लिख सकते हैं कि माय पेरेंट्स और माय मॉम एंड डैड आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट हिज फ्यूचर। दोनों का मतलब सेम ही है। वेरी वरीड यानी बहुत चिंता में है, डीपली कंसर्न्ड यानी बहुत चिंतित है। वो सोचते रहते हैं कि इसको कोई भी जॉब कैसे मिलेगा अगर ये पढ़ाई नहीं करेगा। देखिए यहाँ दो सेंटेंस हैं, एक तो वो सोचते रहते हैं, दूसरा शर्त वाला सेंटेंस है कि अगर ये पढ़ाई नहीं करेगा तो इसको कैसे जॉब मिलेगा। तो कैसे लिखेंगे कंबाइन करके? देखिए पहले तो देखते हैं, वो सोचते रहते हैं। तो कोई चीज अगर हम कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं तो क्या कहते हैं उसको? दे कीप थिंकिंग। कीप थिंकिंग मतलब सोचते रहते हैं। जैसे हमें कहना है खाते रहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? दे कीप ईटिंग। डांस करते रहते हैं, दे कीप डांसिंग। सो दे कीप थिंकिंग। अब क्या थिंक करते हैं? दैट, उसको बताने के लिए हमने दैट लगाया। दे कीप थिंकिंग दैट हाउ विल ही गेट एनी जॉब इफ ही डज नॉट स्टडी। ठीक है, शर्तिया वाक्य के लिए हमने इफ लगाया है। नेक्स्ट देखिए, इतना ज्यादा तनाव मत लो, अगर तुम इस तरह कमजोर पड़ गई तो तुम्हारे माँ पापा को कौन देखेगा। अब इतना ज्यादा तनाव मत लो को क्या कह सकते हैं? डोंट वरी सो मच। आप ये भी कह सकते हैं डोंट टेक सो मच स्ट्रेस।
उसके बाद अगर तुम इस तरह कमजोर पड़ गई, इफ यू गेट दिस वीक, हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स? टेक केयर ऑफ समवन मतलब देखभाल करना, ध्यान रखना। सो हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स? आगे हम कह रहे हैं तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। ध्यान देना मतलब अटेंशन पे करना या फोकस करना या कॉन्सेंट्रेट करना, कुछ भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश में लिखेंगे यू नीड टू पे अटेंशन टू योर स्टडीज एज वेल। आप लिख सकते थे यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज एज वेल, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज एज वेल। एज वेल का मतलब इस पर भी, ठीक है। पे अटेंशन का मतलब है ध्यान देना। नेक्स्ट है अपने भाई से बात करो और उसे समझाओ कि ये उसकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। ज्यादातर हम इस तरीके से ही समझाते हैं किसी को अगर समझाना है। इंग्लिश में हम कहेंगे टॉक टू योर ब्रदर। टॉक टू योर ब्रदर बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। किसी से बात करने के लिए अगर हमें कहना है तो टॉक टू हिम, टॉक टू योर ब्रदर, टॉक टू योर सिस्टर। एंड मतलब और, एक्सप्लेन टू हिम मतलब उसे समझाओ। क्या समझाना है? इसके लिए हमने लगाया दैट, एक्सप्लेन टू हिम दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ हिज लाइफ। सो हमने बोला कंप्लीट सेंटेंस, टॉक टू योर ब्रदर एंड एक्सप्लेन टू हिम दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ हिज लाइफ। अब वो पर्सन फिर से समझा रहा है कि एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं आएगा। यहाँ पर किसके बारे में कह रहे हैं हम? टाइम के बारे में, कि टाइम एक बार चला गया तो फिर नहीं आता। सो वंस गॉन इट विल नेवर कम बैक। वंस गॉन मतलब एक बार चला गया, एक बार गया। इट विल नेवर कम बैक, नेवर मतलब कभी नहीं, कम बैक मतलब वापस आना। इट विल नेवर कम बैक। नेक्स्ट, पर अगर उसे पढ़ाई में कोई दिक्कत है तो मैं जरूर उसकी हेल्प करूंगा। फिर से शर्तिया वाक्य है, देखिए, अगर उसे पढ़ाई में दिक्कत है तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। तो शर्तिया वाक्य के लिए हम हमेशा इफ का यूज करते हैं। कैसे? इफ ही हैज एनी प्रॉब्लम इन स्टडीज देन आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम। डेफिनेटली का मतलब जरूर। तो आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रेडी रहिए नेक्स्ट लेसन के लिए। थैंक यू।